हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YCT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल हम भाग 2 पढ़ लिए थे जिसमें हमने नागरिकता के बारे में चर्चा की थी। तो 2 लेक्चर आपका समाप्त हुआ था। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? संघ का राज क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 संघ का राज क्षेत्र पढ़ा था। इसके बाद हमने भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में, जिसमें क्या दिया गया है? मूल अधिकार। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में सारे के सारे प्रोविजन, जो भी प्रावधान मूल अधिकारों से संबंधित किए गए हैं, उन सारे चीजों की चर्चा की गई है। आप सबको पता है कि व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मूल अधिकार नेसेसरी है। देखिए, मूल अधिकार, अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करें कि इसको कहां से लिया गया है, तो आप सबको पता होगा कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान से इसको लिया गया है हमारे संविधान में। कहां से? अमेरिकी संविधान से। ठीक है, पहला सवाल यही बनता है कभी कभी कि मूल अधिकारों को किस देश से शामिल किया गया है। तो मूल अधिकार को USA यानी अमेरिका के मूल अधिकारों से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो मूल अधिकार होते हैं ये किसके गुण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकार हमेशा लिखित संविधान के गुण होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार जो होते हैं वो हमेशा किसके गुण होते हैं? लिखित संविधान के। ठीक है, लिखित संविधान के गुण होते हैं। लिखित संविधान। तो फ्रेंड्स, मूल अधिकार जो है वो किसके गुण हैं? लिखित संविधान के गुण है। और दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का बना था? तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान जो बना था वो अमेरिका का बना था। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? इसलिए सबसे पहले कहाँ शामिल किया गया? अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका का जो मूल संविधान था उसमें भी मूल अधिकार नहीं शामिल था। जो अमेरिका का मूल संविधान था उसमें भी इसको शामिल नहीं किया गया था, बल्कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद, ठीक है, अमेरिका में 2 वर्ष बाद जब वहां का संविधान लागू हो गया, उसके 2 वर्ष बाद यानी 1791 में मूल अधिकार को शामिल किया गया था। तो अमेरिकी संविधान में 1791 में वहां का जब संविधान लागू हुआ था, कब? तो अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। उसके 2 वर्ष बाद 1791 में वहां मूल अधिकारों को संविधान में जगह दी गई थी। ठीक है, अगर बात करें हम ब्रिटेन के संविधान की, तो चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, आप सबको पता है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, लिखित संविधान नहीं है, इसलिए वहां पे मूल अधिकारों की चर्चा नहीं की गई है। मैंने पहले ही कहा कि जो मूल अधिकार है वो लिखित संविधान के गुण है। ठीक है, मूल अधिकार किसके गुण है? लिखित संविधान के गुण है। जहां जहां पे लिखित संविधान पाया जाएगा वहां वहां पे मूल अधिकार पाया जाएगा। तो अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम वहां संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद यानी 1791 में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार शामिल किया गया वो कहां के संविधान से लिया गया? अमेरिका के। क्यों लिया गया? क्योंकि अमेरिका ही वो पहला देश है जहां पे लिखित संविधान बनाया गया था और जहां पे मूल अधिकारों को सबसे पहले शामिल किया गया था। वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो आप सबको पता है कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, अलिखित है। तो इसलिए वहां पे मौलिक अधिकार नहीं पाए जाते हैं। ब्रिटेन में मौलिक अधिकार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं पाए जाते, लेकिन समय समय पर, ठीक है, समय समय पे वहां के जो राजा थे, जो सम्राट थे, उन्होंने कुछ अधिकार प्रदान किए। उन्हें ही मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1215 में ब्रिटेन के सम्राट
जॉन द्वितीय जो थे, ठीक है, उस समय कौन थे? जॉन द्वितीय थे। तो ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वितीय ने 1215 में वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, जॉन द्वितीय ने कुछ अधिकार प्रदान किए, कुछ अधिकार प्रदान किए, जिसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो अधिकार उन्होंने दिया उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत ने जो मूल अधिकार दिया है उसको क्या कहा जाता है? भारत ने अपने मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। तो मौलिक अधिकार को भारत में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है चीजें? कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो मौलिक अधिकार कैसे अधिकार हैं? मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। विकास के लिए आवश्यक मतलब क्या है इसका? तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि बिना मौलिक अधिकारों के व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना संभव नहीं है। वो चाहे आंतरिक विकास की चर्चा करें या बाह्य विकास की। मौलिक अधिकार हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न प्रोवाइड कराती हैं जिसके सहारे हम अपना जो व्यक्तित्व है उसका संपूर्ण तरीके से विकास कर सकते हैं, जिसकी बाधा में ना राज्य आ सकती है ना राज्य सरकारें आ सकती है हमारे और व्यक्तित्व के विकास के बीच में। तो इसलिए मूल अधिकार जरूरी होते हैं जो कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विकास दोनों के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अब हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या क्या है भारत में, और इसके बाद एक एक मौलिक अधिकार हम लोग देखना चालू करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। तो अब आइए देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में शामिल किया गया है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उसका प्रमुख उद्देश्य राज्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? राज्य व व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। राज्य व व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना। क्लियर है चीजें? तो जो हमारा मूल अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि राज्य व व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इस वजह से मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दूसरा, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो क्या यह न्यायोचित है? तो जी बिल्कुल। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट की शरण में यानी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो वाद योग्य होते हैं। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं, और ऐसा ही एक सवाल नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ही पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। वहीं अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वो वाद योग्य नहीं है। आगे चल के हम दोनों के बारे में डिफरेंस भी देखेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। मौलिक अधिकारों की और क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार एक तो वाद योग्य है, मतलब कि क्या है? न्यायोचित है, जिसमें आप कहां जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार न्यायोचित है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि आर्टिकल
226 के तहत कहां जा सकते हैं? तो 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, यहां पे कुल कुछ रिटें होती हैं जिसको आप दायर करके, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बाकी कुछ रिटें हैं जिसको दायर करके आप जा सकते हैं। इसके बारे में चर्चा भी हम आगे देखेंगे। अभी हमारा उद्देश्य मूल संविधान को समझना है। तो मूल संविधान की प्रकृति क्या होती है? वाद योग्य होती है। यह राज्य व व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में क्या होती है? सहायक होती है। तो क्लियर चीजें हो गई, जितनी भी चीजें थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी मौलिक अधिकारों के बारे में। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उसके पहले जब हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, कानूनी या संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये अधिकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे मूल अधिकारों पे, वहां पे बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं वो 3 प्रकार के अधिकार हमारे यहाँ के व्यक्तियों को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? 3 प्रकार के। एक आपका है मूल अधिकार, मूल अधिकार या इसी को कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार समझने का प्रयास करिएगा। इस पे भी सवाल पूछ लेता कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, कभी कभी सवाल आपने एग्जाम में पढ़ा होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार और इसके अलावा सांविधिक या इसी को कहते हैं कानूनी या इसी को कहते हैं विधायी अधिकार। ठीक है, विधायी अधिकार। तो देखिएगा तीनों में डिफरेंस देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए? 3 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई। एक आपका मूल अधिकार होता है, एक संवैधानिक अधिकार होता है, एक सांविधिक या कानूनी अधिकार होता है। क्लियर है चीजें? अब देखिए मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 12 से 35 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको क्या कहा जाएगा? मूल अधिकार कहा जाएगा। इसके अलावा संवैधानिक अधिकार किसको कहा जाएगा? तो भाग 3 को छोड़कर मतलब कि क्या है इसका? अनुच्छेद 12 से 35 को छोड़कर, भाग 3 को छोड़कर बाकी जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या है? संवैधानिक अधिकार हैं। बाकी जो अधिकार दिए गए हैं उसको क्या कहेंगे हम? संवैधानिक अधिकार। अब बात करते हैं कि सांविधिक अधिकार क्या है। ठीक है, सांविधिक अधिकार या उसी को कहते हैं कानूनी अधिकार या उसी को कहते हैं विधायी अधिकार। क्यों कहते हैं? क्योंकि विधायिका मतलब कि संसद उस पर कानून बनाती है, तो इसलिए उसको विधायी अधिकार भी कहते हैं। विधिक मतलब विधि बना के किया गया तो सांविधिक अधिकार कहते हैं, और विधि ही कानून का रूप होती तो उसको कानूनी अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो इसको किसने बनाया था? संसद ने बनाया था। ठीक है, और इसी के द्वारा हमको 18 वर्ष के आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उनको वोट देने का अधिकार मिला है। क्या मिला है? वोट देने का अधिकार मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सांविधिक अधिकार हो गया या कानूनी अधिकार हो गया। इसके अलावा अगर हम संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो यहीं पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 324 में संवैधानिक अधिकारों में अगर बात करें तो आप देखते हो कि आर्टिकल 326 में, ठीक है, किसमें दिया गया है? आर्टिकल 326 में आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसको लागू करवाने के लिए क्या किया गया है? जो जनप्रतिनिधि अधिनियम आया था उसमें आप सबको पता होगा कि 61वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसके द्वारा जो वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी उसको घटा के कितना किया गया था? 18 वर्ष किया गया था। तो कभी आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछे
कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? कानूनी अधिकार को, क्योंकि इसी के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया। चीजें क्लियर हो गई। मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो अधिकार दिए गए वो मूल अधिकार, इसके अलावा जितने अधिकार दिए गए हैं वो संवैधानिक अधिकार हैं। और सांविधिक या कानूनी अधिकार क्या है? 18 वर्ष से आयु के अधिक बच्चों को जो वोट दे सकते हैं जो व्यक्ति, उसके लिए किया गया है। चीजें क्लियर हैं? आइए अब हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि मौलिक अधिकार की संख्या, तो दोस्तों कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? तो आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। कौन कौन से ये 6 प्रकार हैं? तो देखिए, पहला आपका है समानता का अधिकार। क्या दिया गया है आपका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से लेके कहां तक में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में दिया गया है। ठीक है, 14 से लेके 18 तक में किसकी चर्चा की गई है? समानता के अधिकार की चर्चा की गई। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा अधिकार किसका दिया गया है, तो दूसरा अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा कहां की गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में आपके स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। क्लियर हो गई चीजें? और तीसरा बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। क्या दिया गया? तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी चर्चा कहां की गई है? तो फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। तो ये हो गए कितने मूल अधिकार? 3। अब देखते हैं कि चौथा मूल अधिकार क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चौथा है आपकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप सब अपने नोटबुक में इसको नोट करते हुए चलिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां दिया गया है? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। तो पहला अधिकार क्या दिया गया? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में दिया गया है। इसके अलावा पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो इसकी चर्चा कहां पे की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 में इसकी चर्चा की गई है। किसकी? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहां पे बताया गया है? आर्टिकल 29 में और 30 में इसकी चर्चा की गई। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी चर्चा कहां की गई है? तो इसकी चर्चा आर्टिकल 32 में की गई है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में
कितनी थी? तो आप सबको पता होगा कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी थी? 7। और 7वां मौलिक अधिकार क्या था उस समय? उस समय आपका मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार था। ठीक है, और इसकी चर्चा कहां की गई थी? तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार बताया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया बच्चों? हटा दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। क्लियर है चीजें? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर हो गई। संपत्ति का अधिकार आपका क्या किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। चीजें क्लियर हो गई। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं फ्रेंड्स? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। पहले कितने थे? जब मूल संविधान लागू हुआ था तो 7 थे। और 7वां जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, जो कि कहां पे शामिल किया गया था? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। चीजें क्लियर हैं आपकी? इसके अलावा अब बात यहां पे यह भी आती है कि कौन कौन से मूल अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं और कौन कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि सभी को प्राप्त हैं। मतलब कि यहां के नागरिक जो है उनको भी प्राप्त है, प्लस जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। तो देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकारों में कि कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल यहां के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो केवल हमारे नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से? 15, 16, 29 व 30। 15, 16, 29 व 30। तो 15, 16, 19, 29 व 30 कुल 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, 15, 16, 19 और कौन सा है? 29 और 30। तो नोट करते हुए चलिएगा, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है, ही प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि जो अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है व 30 है, यह केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। विदेशियों को ये अधिकार प्रदान नहीं किए गए। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। ठीक है। कभी कभी एक सवाल और भी आता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि न्यायालय द्वारा इसको लागू करवाया जा सकता है। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय। तो सवाल यही पूछता है कि क्या मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो जी हाँ, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, मतलब परिवर्तनीय है। इसी को कहते हैं इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल मतलब क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कोई आपके मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो आप न्यायालय द्वारा जाके इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, मतलब कि लागू करवा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसका रक्षक कौन होता है? तो इसका रक्षक जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। बताया हूं किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षक होता है और आर्टिकल
226 के तहत हाई कोर्ट इसका रक्षक होता है। तो मौलिक अधिकारों के रक्षा करने का दायित्व किसके ऊपर दिया गया है? न्यायालय के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, और आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। वहीं अमेरिका का जो न्यायालय है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली न्यायालय क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकी न्यायालय ही मौलिक अधिकारों की जो परिभाषा है उसको परिभाषित करती है, मौलिक अधिकारों को घटा सकती है और मौलिक अधिकारों को बढ़ा सकती है। तो अमेरिकी न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों को घटा सकती है या असीमित कर सकती है या सीमित कर सकती है। लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को प्रदान किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार के संबंध में अधिकार किसको प्रदान किया गया है? संसद को। संसद मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है, लेकिन उसके लिए युक्त निबंधन की आवश्यकता होती है। तो मौलिक अधिकार को भारतीय संसद सीमित कर सकती है। ठीक है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि आपातकाल के समय कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित नहीं होते हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो देखिए, संसद क्या है कि युक्त निबंधन लगा के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको सही से जवाब देना पड़ेगा कि यह क्यों किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हो गया है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी मौलिक अधिकारों का निलंबन संसद कर सकती है। चीजें क्लियर हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे आगे आर्टिकल 12 के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए आर्टिकल पे और देखेंगे आर्टिकल 12 में क्या व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 12 है उसमें क्या व्यवस्था की गई है? तो इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसमें? आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या कहा गया है? यह राज्य से मतलब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, यह राज्य अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। राज्य क्या है? एक व्यापक अवधारणा है। तो जिस राज्य की चर्चा हम करने चल रहे हैं वह एक व्यापक अवधारणा है। क्या है? व्यापक अवधारणा है। तो राज्य के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है या राज्य को कहां पे परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल 32 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें राज्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है। तो राज्य के अंतर्गत जो इसकी व्यापक अवधारणा है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है? तो संघ विधानमंडल, संघ विधानमंडल तथा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्लियर है? संघ विधानमंडल तथा केंद्र सरकार। इसके अलावा राज्य की विधानमंडल, मतलब यह है कि राज्य विधानमंडल और क्या होगा? राज्य सरकार तथा राज्य सरकार। तो देखिए, हमने क्या कहा? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया उसमें राज्य की एक व्यापक अवधारणा है। राज्य का मतलब हिमाचल प्रदेश से नहीं है, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं है, बल्कि राज्य का मतलब संघ विधानमंडल, जैसे संसद हो गई। ठीक है, संघ विधानमंडल का मतलब क्या है? संसद। तो संसद में लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, तो वो अपने आप में एक राज्य है। इसके अलावा केंद्र सरकार, वो अपने आप में एक राज्य है। राज्य विधानमंडल मतलब जो यहाँ पे विधानसभा है और विधान परिषद है, वो अपने आप में राज्य है। राज्य की सरकारें अपने आप में एक राज्य है। इसके अलावा जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकारें मतलब क्या? स्थानीय सरकारों का जो जिला पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो भी अपने आप में एक राज्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, इसमें सरकार, भारत राज्य क्षेत्र में स्थानीय स्थित सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी शामिल है। अब देखिए,
तीन प्रकार ये हो गया, और चौथा है आपका अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, तो इसमें आपका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों बॉडियों को शामिल किया गया। मतलब जैसे क्या है, इसमें कोई विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, LIC जीवन बीमा निगम जो आपका होता है LIC है, ठीक है। इसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो ये सारी चीजें अपने आप में क्या होती हैं, एक राज्य होती है, एक अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो राज्य शब्द की यहां पे जो व्यापक अवधारणा व्यक्त की गई है, उसमें राज्य का मतलब होता है संविधान, मतलब संसद, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य का विधानमंडल, स्थानीय सरकारें जो होती है। इसके अलावा अन्य प्राधिकारियों में क्या क्या शामिल है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या क्या है, जैसे विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा, जैसे आपका LIC हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बैंक हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, इसमें बैंक हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, वित्त निगम हो जाएगा, वित्त निगम। तो ये सारे चीजें अपने आप में क्या हैं, एक राज्य है। तो जो भी संस्था अपने यहाँ का रेगुलेशन करने के लिए रूल बना सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, राज्य। जैसे विश्वविद्यालय कुछ अपने नियम कानून बनाता है, उसको केंद्र सरकार वहां ऊपर से नहीं बनाती है, बल्कि जो विश्वविद्यालय की अथॉरिटी है वही कुछ नियम और कानून स्टूडेंट के लिए बनाती है। तो वो भी अपने आप में क्या है, एक राज्य है। तो हर संस्था अपने आप में एक राज्य है, वो चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे LIC हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, या फिर वित्त निगम हो, या लोक सेवा आयोग हो, या कोई भी अर्ध सरकारी संस्थान हो, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई भी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप कहां जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। इसमें से कोई भी अगर कोई भी संस्था, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई संस्था हो, अगर वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप उसको लागू करवाने के लिए कहां जा सकते हैं, इन सब के खिलाफ आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर इन राज्यों के द्वारा, मतलब कि जो प्राधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, जो विश्वविद्यालय है, वित्त निगम है, रेलवे है, बैंक है, अगर ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो इनको लागू करवाने के लिए आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं, जो समझा रहा हूं मैं आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित है, परिवर्तनीय है, ठीक है। तो इसको लागू करवाने के लिए आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो हम लोग DPSP पढ़ेंगे उसमें वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसके आगे जब आएंगे नीति निर्देशक तत्वों पे, तो दोनों में हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। तो आर्टिकल 12 आपका क्लियर हो गया। आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों की प्रकृति के स्वरूप का उल्लेख करता है। तो इसमें मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताई गई है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताई गई है। प्रकृति बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताई गई है। इसमें क्या कहा जाता है, देखिए आर्टिकल 13 में बेसिकली यही बताया गया है कि कोई भी कानून जो पहले से लागू है, मतलब कि आजादी के पहले से अगर कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, आजादी के समय से कोई कानून बना हुआ है, और अगर वो
मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, तो वो कानून क्या होगा? शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, वो कानून शून्य घोषित हो जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, मतलब सरकारें जो हैं, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई कानून नहीं बनाएगा जो क्या करे? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो बेसिकली आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों की प्रकृति बताई गई है। इसमें क्या बताया गया कि ऐसा कोई भी कानून जो पहले से चला आ रहा है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले के कानून सब चले आ रहे हैं, आपको पता है आईपीसी की जितनी धाराएं वो भी अंग्रेजों के समय की बनी हुई है। तो ये अनुच्छेद 13 यही कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की व्यवस्था की गई थी कि मौलिक अधिकारों का अगर कोई कानून उल्लंघन करता है जो पहले से चला आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? समाप्ति हो शून्य। और यह भी व्यवस्था करता है कि राज्य भविष्य में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का क्या करे? उल्लंघन करे। तो ये बात कहां कही गई है? अनुच्छेद 13 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में कही गई है। तो ये जो पहले वाला है कि जो आजादी के पहले से कानूनी बने हैं उनको अनुच्छेद 13A के अंतर्गत बोला गया है, और ये बात जो हमने बताई इसको किसके अंतर्गत बोला गया है? आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत बोला गया है। तो आर्टिकल 13(1) क्या कहता है? फ्रेंड्स, आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि संविधान लागू होने के पूर्व भारत राज्य क्षेत्र में विद्यमान वो सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। ये बात कहां कही गई है? अनुच्छेद 13(1) में। अनुच्छेद 13(1) में क्या कहा गया? फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि आजादी के बाद संविधान लागू होने के पूर्व भारत राज्य क्षेत्र में लागू वो विधियां उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी। इसकी व्यवस्था कहां की गई है? आर्टिकल 13(1) में ये कहा गया। इसके अलावा 13(2) क्या कहता है? संसद या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ये कहां कहा गया है? आर्टिकल 13(2) में कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 हम लोग देख लिए कि मौलिक अधिकारों की यहाँ पे प्रकृति बताई गई है, मौलिक अधिकारों के प्रकृति के स्वरूप का उल्लेख किया गया सब मिला के। और इसके अलावा यहाँ पे 13(1) में क्या बताया गया है कि संविधान लागू होने के पूर्व वो सारी विधियां जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इसके अलावा 13(2) क्या कहता है कि भविष्य में संसद या राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगी जो मौलिक अधिकारों का क्या करें? उल्लंघन करें। तो 13 आपका क्लियर हो गया। इसी में एक पृथक्करण का सिद्धांत आता है और एक आच्छादन का सिद्धांत आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही दो सिद्धांत की चर्चा की गई है। एक आपका पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है आच्छादन का सिद्धांत। क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। इसको समझ लीजिए। ठीक है, पृथक्करण सिद्धांत का मतलब क्या है? तो देखिए, पृथक्करण सिद्धांत का मतलब यह है कि यदि किसी कानून का कोई भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, पृथक्करण सिद्धांत में कहा गया है कि यदि किसी कानून का कोई भाग, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, यदि किसी कानून का कोई भाग, मतलब पूरा कानून नहीं, उसका कोई भाग जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो केवल और केवल वह भाग शून्य घोषित किया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा कानून। समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए कोई कानून बनाया गया और उसमें 4 शर्तें रखी गई, उन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो केवल वो शर्त घोषित की जाएगी शून्य, ना कि पूरा का पूरा कानून। लेकिन यहीं पे एक बात और कही गई है, लेकिन उस भाग को निकाल देने पर यदि कानून का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, मतलब वो जो भाग निकाला गया यदि उसको निकालने के बाद कानून का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, तो पूरा का पूरा कानून ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पृथक्करण का सिद्धांत कहता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि संविधान लागू होने के बाद यदि
किसी कानून का कोई भाग संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो कानून का केवल वह भाग शून्य घोषित होगा, ना कि पूरा कानून। लेकिन यदि उस भाग को निकाल देने के बाद कानून का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है तो पूरा का पूरा कानून ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और आच्छादन का सिद्धांत क्या है कि अगर भविष्य में फिर यह ऐसा देखा जाता है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, आच्छादन सिद्धांत क्या कहता है कि यदि पूर्व में बनाई गई विधियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का अतिक्रमण करती हैं तो वो नष्ट नहीं हो जाती हैं, बल्कि उस सीमा तक, बल्कि उसकी मौलिक अधिकारों की छाया आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में वो जो नियम कानून है वो फिर से आज के हिसाब से प्रासंगिक हो जाते हैं तो दोबारा वो कानून जीवित हो सकते हैं। ये आपका आच्छादन का सिद्धांत है। और पृथक्करण का सिद्धांत क्या था वो भी हमने समझा दिया। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आपने आच्छादन का सिद्धांत भी पढ़ लिया और पृथक्करण का सिद्धांत भी पढ़ लिया। दोनों सिद्धांत क्लियर हो गई। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, आइए देखते हैं शुरू से रिवीजन एक बार। देखिए, हमने पहले पढ़ा भाग 3 मूल अधिकार, कहां से कहां तक इसकी चर्चा की गई। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की चर्चा की गई। इसके पहले हमने भाग 1 पढ़ा था जिसमें संघ एवं उसका राजक्षेत्र पढ़ा था। भाग 2 में हमने नागरिकता पढ़ी थी, ठीक है। तो 5 से 11 तक में हमने नागरिकता का अध्ययन किया था। इसके बाद भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। चीजें क्लियर हैं? कहां से लिया गया मूल अधिकार भारतीय संविधान में? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया। इसके प्रकृति के बारे में, विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा किया कि मौलिक अधिकार जो है वो इनफोर्सेबल हैं, मतलब न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, न्यायोचित हैं, मतलब वाद योग्य हैं। तो इन सारी चीजों पे हमने चर्चा किया था, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद इसके आगे हम बढ़े थे तो बताया था कि मौलिक अधिकार की विशेषताओं में कि न्यायोचित हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में ये सहायक होते हैं, वाद योग्य होते हैं। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको न्यायालय के द्वारा आप जाके लागू करवा सकते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? इनफोर्सेबल भी होते हैं, ठीक है। इनफोर्सेबल, तो इनफोर्सेबल का मतलब हिंदी में होता है प्रवर्तनीय होते हैं, ठीक है। प्रवर्तनीय होते हैं मतलब लागू कराए जाने योग्य होते हैं। इसके बाद इसके आगे हमने क्या पढ़ा कि संविधान में हमारे कितने प्रकार के अधिकार हैं। एक मूल अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है और तीसरा कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार या विधायी अधिकार है। इतने अधिकारों की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत। फिर संवैधानिक अधिकार, भाग 3 को छोड़ के जितने अधिकार दिए गए वो सब संवैधानिक अधिकार है और जिनको संसद द्वारा कानून बनाकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया वो सब क्या है? विधायी अधिकार है। चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 12 पढ़ा, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। समानता का अधिकार है 14 से 18 तक में। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 व 30 में। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। तो ये हमने 6 मूल अधिकारों पर चर्चा किया था। इसके बाद हमने आर्टिकल 12 के अंतर्गत पढ़ा था कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या होता वो हमने आपको समझाया था कि राज्य एक व्यापक अवधारणा है जिसमें केंद्र स्तर पे जो संघ विधानमंडल मतलब संसद है और केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पे राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की जो सरकारें हैं वो शामिल की गई हैं। अन्य प्राधिकारी जैसे विश्वविद्यालय, बैंक है, रेलवे है, ये सारे अपने आप में क्या है? एक राज्य है जो कि नियम और कानून बनाते हैं। इसके अलावा हमने ये बताया था कि अगर इनके द्वारा मतलब राज्य के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 13 पढ़ा। इसमें मौलिक अधिकारों की प्रकृति की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों में 13(1) ये कहता है, अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि संविधान लागू होने के पूर्व ऐसे जो भी कानून बनाए गए थे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो सारे कानून शून्य घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा 13(2) ये कहता है कि राज्य भविष्य में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का
उल्लंघन करे या मौलिक अधिकारों पे अतिक्रमण करे। तो हमने अनुच्छेद 13 तक पढ़ लिया। कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, एक एक मौलिक अधिकार हम लोग कल से देखेंगे। तो देखिए हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अपना समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। तो कल हम लोग समानता का अधिकार पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, इसके बाद शोषण का। अब एक एक जो अधिकार है उसको अलग अलग चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है पॉलिटी की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने जो भी फ्रेंड है आप सबके पास, उन सब के पास जितने भी ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो पॉलिटी आपको पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है उसमें अभी तीसरा लेक्चर है और वो सभी भी इसका फायदा उठा पाएँ। आप हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहां जाएंगे तो इसके पहले के जो 2 वीडियो पड़े हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप पूरी क्लास स्टार्टिंग से कर सकते हैं। अपना नोटबुक बनाते हुए चलिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।